और आज हम लोग बेसिक चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और जैसा आप जानते हैं कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है। और फैक्ट यह है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत एडवांस्ड है। और हम लोग जन्म के समय, मतलब जब हमारा बर्थ चार्ट बनता है, उसी टाइम हम लोग बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की सहायता से कि कौन सा व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित होने वाला है, किस एज में होगी, और कितनी वो सीरियस प्रॉब्लम होगी जो है। और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है या कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है जो आपको जन्म के समय बता दे कि आप किस एज में किस बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं। और क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि जब मेरा भी इंटरेस्ट इसीलिए आया जब मैंने देखा कि जो मेरा हॉरोस्कोप जन्म के समय बना था और उसमें जो एक एक चीजें लिखी हुई थी, दे वर ट्रू टू माय लाइफ एक्चुअली। दैट्स व्हाई आई गॉट इंटरेस्ट एंड आई स्टार्ट लर्निंग आल्सो। तो देखेंगे आज हम लोग बेसिक चीजें एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये मिला होगा शायद, पीपीटी मिला होगा, और बुक भी मिली होगी, इसकी जो पीडीएफ है प्रिंट हो रही है शायद, वो तो मिली होगी जो है। यस तो सर। पहली चीज तो है कि हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से क्या कर सकते हैं, जहां तक मेडिकल का सवाल है जो है। जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग ऑफ इलनेस, और हमें ये शुरू में ही पता लग जाता है। और जैसा हम लोग कहते भी हैं कि इट्स ए वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। और हम शुरू में ही जानकर, और एक हम कॉशन भी कर सकते हैं, वार्निंग भी हम कहें कि शुरू में अगर हमें पता है कि हम इस बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं, तो शुरू से ही अगर हम इलाज करें। इलाज का मतलब, बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी होती हैं, खाना पीना या हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके बहुत सारी बीमारियों पर अपने आप काबू पा सकते हैं। या कुछ योगा है, मेडिटेशन है, या कोई अल्टरनेट थेरेपी है, या कोई मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत है। तो हम अगर शुरू से ही करेंगे तो हम देखेंगे काफी हद तक हम लोग उस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। और देखा भी गया है, जैसे मान लो किसी का सन बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, हमें पता है कि इस व्यक्ति को हार्ट एलिमेंट की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम शुरू से ही उस व्यक्ति का खाना पीना, रहना सहना, योगा मेडिटेशन करें अगर शुरू से ही, तो हम देखेंगे काफी हद तक हम उस बीमारी पर जो है वो काबू पा सकते हैं। फिर है नेचर ऑफ इलनेस, मतलब एक तरह से डायग्नोसिस है कि हम देखेंगे कि हर साइन है, हर प्लैनेट है, हर हाउस है, हर नक्षत्र है, वो हमारे किसी न किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो नेचुरली उसके द्वारा हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस टाइप की बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है, या एक तरह से जो डायग्नोसिस कहते हैं कि किस तरह की बीमारी इस व्यक्ति को हो सकती है। और उसका आउटकम, कोर्स ऑफ इलनेस। कोर्स ऑफ इलनेस मीन्स कि हाउ सीरियस द प्रॉब्लम कैन बी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई क्रॉनिक डिसीज हो जाती है, उससे पीड़ित होते हैं, या कभी कभी बीमारी में और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, या हमारी रिकवरी हो जाएगी, या रिकवरी पावर हमारी कैसी है। तो एक तरह से हम जो कोर्स ऑफ इलनेस या उसका आउटकम है, वो भी हम लोग एस्ट्रोलॉजी की मदद से जान सकते हैं। एंड बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, बहुत बार लोग आते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि इमीडिएटली ऑपरेशन कराइए, और कई बार हम लोग कहते भी हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। एंड मैनी पीपल हैव सीन कि उनको जरूरत भी नहीं पड़ी एक्चुअली में। और जबकि डॉक्टर ने कहा था कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इमीडिएटली आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो बहुत कुछ भी खतरा हो सकता है। लेकिन नहीं, जरूरत पड़ी एक्चुअली में। तो आप मतलब जो पोजीशन है आपकी हॉरोस्कोप में, उसके हिसाब से बता सकते हैं कि क्या जो है मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव है, मतलब कोई मेडिसिन वगैरह से काम चल जाएगा, कोई ऑपरेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या कुछ रेमेडीज हैं जैसे हम लोग देख भी चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होती हैं। और उनके द्वारा भी हम लोग काफी हद तक, हम लोगों ने देखा कि उस बीमारी पर हम लोग काबू पा सकते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। फिर रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ डिसीज, कि उसका कोई लिंगरिंग इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई क्रॉनिक तो नहीं बन जाएगी, या उसका कोई
कोई मतलब उसका और नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, वो भी हम लोग जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से जो है। और एक आइडिया अबाउट लॉन्गेविटी वो हम लोगों ने देखा भी था कि सन है, मून है, एट्थ हाउस है, सैटर्न है, इनकी पोजीशन देखकर वी हैव एन आइडिया अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और उसमें अष्टक वर्गम हमने देखा भी था कि कुछ उसमें फॉर्मूले भी हैं, तो फॉर्मूले की मदद से भी हम लोग लॉन्गेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेचर ऑफ डेथ है, ये भी हम लोग कर चुके हैं कि एट्थ हाउस जो है वो बताता है कि हमारी डेथ किस तरह से होगी। डेथ भी दो तरह से होती है, एक नेचुरल है, एक अननेचुरल है। एक पीसफुल है, एक थ्रू वायलेंट मीन्स है। तो नेचुरली ये देखा गया है कि जब एट्थ हाउस के साथ मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो डेथ नेचुरल नहीं होती, या तो बहुत कष्ट होता है डेथ के समय, या फिर कोई वायलेंट मीन्स से कोई मार दिया, सुसाइड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो उस तरह से डेथ होती है। तो एट्थ हाउस से हम लोग लॉन्गेविटी भी है और नेचर ऑफ डेथ भी जान सकते हैं। फिर रेमेडीज का सवाल है कि बीमारी के हिसाब से हम लोग रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। और रेमेडीज हम लोगों ने देखा भी था कि तीन तरह की बेसिक रेमेडीज बताई गई एस्ट्रोलॉजी में। एक डोनेशन है, दान है, एक प्रेयर है, पूजा पाठ है, और एक यूज ऑफ जेमस्टोन है। तो किस सिचुएशन में कौन सी रेमेडी यूज करनी है, किस प्लानिट के लिए कौन सी रेमेडी यूज करनी है, वो हम सब जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। और उसको हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमें ओरिजिन हमारा वेदास से है, तो इट है एन एज ओवर मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस आपको कभी नहीं बता सकती कि आप एडवांस में कोई बता दे शुरू में, आपकी लाइफ के शुरू में, कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वही आपको फॉरवर्ड कर सकती है अबाउट इलनेस, और उसको जानकर हम लोग या तो उस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं, या कम से कम जो उसकी जो बैड इफेक्ट है उनको काफी हद तक हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। जो ये हमने देखा था कि हर जो जोडिकल साइन है, हमारे जितने भी हाउसेस हैं, दे रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो एंड नॉट ओनली दिस हाउसेस एंड signs, but even the nakshatras, they represent the particular part of the body. जैसे अश्विनी नक्षत्र है, नीस को रिप्रेजेंट करता है, भरणी हेड को, तो ये हर नक्षत्र भी जो है एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। और ऐसे ही प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट भी किसी ना किसी बीमारी को या बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका एफ्लिक्शन देखकर कि कौन सी राशि का एफ्लिक्शन है, कौन से हाउस पर एफ्लिक्शन है, कौन से प्लैनेट का एफ्लिक्शन है, तो वी कैन हैव एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ इलनेस वन इज गोइंग टू सफर एक्चुअली। तो हम बेसिकली हमें इनका एफ्लिक्शन ही देखना है। मान लीजिए कोई प्लैनेट भी है तो किस नक्षत्र में है, वो कौन सा बॉडी का पार्ट रिप्रेजेंट करता है, तो उससे भी हमें एक आइडिया लगता है कि किस टाइप की, किस व्यक्ति को बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्लैनेट के बारे में, वो तो अ, जानते ही हम लोग कौन सा बॉडी का पार्ट है, कौन सी बीमारी है। बट कुछ जो प्लैनेट हैं या सारे जो प्लैनेट हैं, उनका हमारी बॉडी के जो हम कहना चाहिए कि फिजियोलॉजी से उसका क्या रिलेशन है, वो जानना जो है बहुत जरूरी है। सन है, सन हमारे कहते हैं कि इट गवर्न्स द वाइटैलिटी इन द बॉडी। और सिग्निफिकेटर तो हार्ट का है ही है, लेकिन हार्ट से जो फ्लो होता है ब्लड का, और ये जो वाइटैलिटी फ्लो होती है, मतलब सन इज ए लाइफ गिविंग। और सिंपल सी बात है कि जिसका भी सन वेल प्लेस्ड होगा तो उसको बीमारी कम होने की संभावना अपने आप हो जाती है, क्योंकि इट बेसिकली गवर्न्स द वाइटैलिटी इन द बॉडी। तो सन का जो एक जनरल हमारी वेलबींग से भी रिलेशन है, हार्ट तो है ही है, बट हार्ट के अलावा जनरल वेलबींग से भी हमारा संबंध है।
कि सन अगर वेल प्लेस्ड है तो अपने आप ही हमारी जो रिकवरी पावर है, इम्यूनिटी है, या बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, या बॉडी का स्वास्थ्य रहना जो है वो पता लगता है। मून है, मून नेचुरली जो हमारा वाटर कंटेंट है बॉडी के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो हमारा बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है उसको गवर्न करता है। तो कहीं भी अगर ब्लड के सर्कुलेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो मून के द्वारा होती है, कि मून अगर एफ्लिक्टेड होता है या मून के साथ कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तब उस टाइप की पॉसिबिलिटी होने की संभावना होती है। मंगल है, मंगल हमने कहा था फिजिकल बॉडी है, मस्कुलर सिस्टम है, और जो बोन मैरो है हमारा वो है। तो इसीलिए हमारे हार्ट के जो मस्कुलर फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारा जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी में उसको गवर्न करता है। मरकरी है, मरकरी हम जानते हैं जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में हमारा सब स्पाइनल कॉर्ड वगैरह सब आ जाता है उसके अंदर। और मरकरी हमारी स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन तरह की प्रॉब्लम जो है वो मरकरी की वजह से हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल हुआ, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हुआ, या स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है। और जुपिटर है, इट कंट्रोल्स आर्टरीज एंड वेन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टरीज या वेन्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। वीनस है, वीनस एक तो जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी है, ब्लैडर है, यूरेटर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी अगर बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो वो वीनस की वजह से होती है। और वीनस ही हमारे वेनरल डिसीजेस को भी कंट्रोल करता है। यौन रोग जो होते हैं वो भी वीनस के एफ्लिक्शन की वजह से होते हैं जो है। और कभी कभी हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर सडन कोई ब्लॉकेज आ जाता है। आजकल बहुत नॉर्मल कोर्सेज में भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं क्लॉट आ गया, बॉडी को ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो गया, वो होता है शनि की वजह से। और रिसेंटली भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि सडनली कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर क्लॉट आ जाता है, तो वो भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है शनि की वजह से। जब शनि जो है कहीं ना कहीं उसका बैड इफेक्ट आता है बॉडी के ऊपर तो इमिडिएटली कहीं ना कहीं ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन बॉडी में होने की पॉसिबिलिटी होती है। राहु है, राहु या तो सडन प्रॉब्लम देता है, आप सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सडनली आप देखेंगे कि बिना किसी वार्निंग के कुछ ना कुछ आपको सीरियस बीमारी हो जाती है। या कोई ऑलरेडी बीमारी चल रही है उसका आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो ठीक होने की वजह से और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। वो भी राहु की वजह से होती है जब राहु का बैड इफेक्ट होता है। और राहु हमारे हाई ब्लड प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि जब राहु का एडवर्स इफेक्ट होता है तो बीमारी का डायग्नोस होना भी बहुत प्रॉब्लम। अब कितने भी टेस्ट कराते रहिए आपको डायग्नोस नहीं हो पाएगी बीमारी। और जैसे ही आप राहु को ठीक करेंगे, राहु का उपाय करेंगे, तो एकदम से आप देखेंगे कि बीमारी का डायग्नोस हो जाता है उसमें जो है। और केतु भी जो क्लॉट्स हैं बॉडी में हो जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट हाउस है, लगना है, क्योंकि सारा जो हमारी हेल्थ है उसका जो दारोमदार है वो लग्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे प्लैनेट का जो बेसिक रोल है कि हमारे बॉडी के किस सिस्टम को गवर्न करते हैं। तो अक्सर जो बीमारी है हम इनके द्वारा भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए शनि का कहीं एडवर्स इफेक्ट आया तो नेचुरली कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। या मंगल का कोई इफेक्ट आया तो कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम है, मरकरी का इफेक्ट आया तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्किन प्रॉब्लम है, उस टाइप की चीजें हमारे बॉडी के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती है। Sir, Excuse me, sir. sir, Uh, जी, one question. you said, sir, Here, that Mercury also represent the vocal cord because Mercury represent the speech generally, correct? मरकरी, हाँ बिल्कुल, मरकरी रिप्रेजेंट द स्पीच, मतलब व्हाट यू कम्युनिकेट। बट मेरे ख्याल में वोकल कॉर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता वो। बट ये है कि
हाँ बट क्योंकि उसके लिए कारक बन जाता है एक तरह से जो है, कि स्पीच में अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ मरकरी, बट नॉट नेसेसरीली कि वोकल कॉर्ड को इफेक्ट करेगा, इट मे बी एनी टाइप ऑफ स्पीच डिफेक्ट एक्चुअली। सर ये अभी आपने बोला कि क्लोट्स जो है दिस इज बिकॉज सैटर्न आल्सो एंड केतु आल्सो, देन हाउ इट इज हाँ, डिफरेंट? केतु तो क्लॉट्स है, बट मैंने कहा ना सैटर्न किसी भी टाइप का ब्लॉकेज बॉडी के अंदर जो है, नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ क्लॉट एक्चुअली, वैसे भी ब्लॉकेज। ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे आर्टरीज मान लीजिए सिकुड़ गई एकदम से जो है, यस तो सर। वो क्लॉट नहीं आया, बट उसके जो श्रिंकेज हुआ वो सैटर्न की वजह से है। लेकिन जब क्लॉट कोई भी डेवलप होता है बॉडी के अंदर तो इस बिकॉज ऑफ केतु एक्चुअली। सर एक ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि केतु के कारण भी डिजीजेस डायग्नोज होने में दिक्कत हो जाती है, तो देखिए राहु केतु आर द सिमिलर प्लैनेट, यस। दैट्स व्हाई वी कॉल देम शैडोई प्लैनेट। तो यस। नेचुरली जो इफेक्ट राहु का है वही केतु का भी है। और देखें अगर वैसे तो दोनों ही शैडोई प्लैनेट हैं। तो नेचुरली जब हम राहु की बात करते हैं तो केतु अपने आप ही उसमें शामिल हो जाता है एक्चुअली में, कि जब राहु केतु का एसोसिएशन होता है तो इट्स डिफिकल्ट टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग टेस्ट कराते चले जा रहे हैं, डायग्नोज नहीं हो रहा। एंड मैनी पीपल व्हेन वी टेल देम कि यू डू सम रेमेडीज फॉर राहु केतु, तो आप देखें इमीडिएटली फिर वो प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है। तो राहु केतु को हम लोग हाँ एक ही कैटेगरी में रखेंगे, उसको अलग अलग नहीं कर सकते एक तरह से जो। हाँ सर एक क्वेश्चन गौरव है। जी। जैसे अभी सैटर्न के लिए हम लोग देखें कि वो ब्लॉकेज को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ सर वेन्स में या आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जो ब्लॉकेज का मेन ये बनता है, तो वो भी हम लोग करेक्ट, सैटर्न में ये देखते हैं। नेचुरली ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो, किसी भी वजह से हो, या कई बार जो आर्टरीज हैं नर्व हैं श्रिंक हो जाती हैं। हाँ। तो किसी भी वजह से श्रिंक हो रही हो, मे बी जैसे हार्ट की बात की अपने, कोलेस्ट्रॉल की वजह से श्रिंक हो रही हो, या कभी कभी और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी आर्टरी श्रिंक हो जाती है, नॉट नेसेसरली कि सर उससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल से कभी जो है। कभी क्या होता है, गांठें पड़ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे स्क्लेरोडर्मा है, उससे आप देखेंगे स्किन की जो नीचे नर्व हैं या ये जो आर्टरीज या वेन्स वो श्रिंक हो जाती हैं अपने आप, बिकॉज हम्म। स्किन श्रिंक होती है तो उसकी वजह से वो भी श्रिंक हो जाती है। तो सर इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। हाँ एक क्वेश्चन है कि जो जी। पैरालिसिस है वो सैटर्न की वजह से है या मरकरी की वजह से है, क्योंकि नर्व देखिए तो मरकरी देखता हाँ है। दो चीजें हैं। जी। पहली चीज तो यह है कि सैटर्न हमारे बॉडीज को रेस्ट्रिक्ट करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। पहला जो सैटर्न का बैड इफेक्ट होता है वही होता है कि हमारे जो बॉडी के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं। और मान लीजिए एक शनि की दशा शुरू हुई, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अब देखेंगे सडनली कहीं ना कहीं जैसे अर्थराइटिस है, रिमेटिज्म है, या पैरालिसिस है, इस टाइप की बीमारी कुछ हो जाएगी जो आपके बॉडी के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगी। बट आपने कहा पैरालिसिस, तो पैरालिसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इट में बी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इट में बी क्लॉट इन द बॉडी, कोई भी चीज हो सकती है। तो वो अलग अलग प्लैनेट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो सैटर्न का जब बैड इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमारे मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होगी, उसमें पैरालिसिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट की कुछ और जैसे मरकरी से हुआ या कोई क्लॉट बना केतु से बना, और उसकी वजह से जो है ये हमारे मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया। ऐसे ही हर प्लैनेट है, प्लैनेट ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अलग अलग टाइप की बीमारियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन है, जैसे हार्ट है, वीक आई साइट है, हेडेक है, डिस्टर्बेंस इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। बोन्स को भी सन रिप्रेजेंट करता है। बाल्डनेस है, फीवर है, ये सब मून है, मून यूटेरस है, ब्रेस्ट है, उन सब की प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये सब चीजें हम एक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें करने की। हर प्लैनेट जो है एक पर्टिकुलर बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। बट हम राहु केतु का देख सकते हैं, जैसे सैटर्न का कहा ना अभी आपने, पैरालिसिस है, इंसैनिटी है, कैंसर है, ट्यूमर है, एंसेफेलाइटिस है, इडियोसी है, ग्रैंडोइड डिसीज है, रूमेटिज्म है, जो भी हमारे बॉडी के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। राहु है, राहु गिव्स स्लोनेस ऑफ सर ये एक्शन का। इंसैनिटी सर ये इंसैनिटी जो है ये भी क्या सैटर्न की वजह से है या मरकरी की वजह से? नहीं दोनों की या वजह से हो सकती है, दोनों का मैंने कहा कि कंबाइंड इफेक्ट है? हाँ दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है उसमें। हम्म। और
ऐसे ही राहु है, राहु गिव स्लोनेस ऑफ एक्शन है, क्लमजीनेस है, इंटेस्टाइनल डिसीज है, इंसैनिटी है। ये भी राहु की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि राहु और शनि का जो नेचर है वो एक सा है। लेप्रोसी है, अल्सर है, जनरल डेबिलिटी है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, वो भी राहु की वजह से होती है। और अगर मून और राहु का एसोसिएशन होता है तो लोगों में कुछ ना कुछ फोबिया डेवलप हो जाता है, कुछ ना कुछ शक या उनको कुछ ना कुछ फोबिया रहता है। और जैसे सैटर्न जो है वो एक तरह से क्रॉनिक डिसीज भी देता है जो इनक्योरेबल होती हैं, ऐसे राहु भी कि कुछ ऐसी डिसीज हैं जो कि क्रॉनिक हैं या इनक्योरेबल हैं, उनको देता है। केतु है, केतु इंटेस्टाइनल वर्म्स को भी रिप्रेजेंट करता है, फीवर है, लो ब्लड प्रेशर है, डेफनेस है, डिफेक्टिव स्पीच है। और मार्गल की होने की वजह से इसमें जब बीमारी होती है तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत हो सकती है। तो इस तरह से हर प्लानेट एक पर्टिकुलर बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। तो उन प्लानेट का एफ्लिक्शन देखकर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे मान लो कोई, let me take an example actually. यहाँ देखिए, सन है, सन इज बैडली अफ्लिक्टेड विद सैटर्न, मार्स एंड राहु, है ना? तो तीनों से एफ्लिक्शन है, मतलब इससे खराब एफ्लिक्शन तो हो नहीं सकता किसी भी सन का जो है। तो सन इज अफ्लिक्टेड विद द मार्स, सैटर्न एंड राहु, और कोई बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है डायरेक्ट उसके ऊपर जो है। तो हमें मालूम है कि सन इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो अगर हम शुरू से ही इसका उपाय करें, शुरू से ही उपाय करें, या शुरू से ही बच्चे का खाना पीना रहना सहना योगा मेडिटेशन करें, तो वो ठीक हो सकता है काफी हद तक। बट यही इसका फायदा भी है। अब मान लीजिए कि हमारे देखेंगे आप फैमिली में कुछ ना कुछ एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉमन होता है। बीमारियां भी जो है आप देखेंगे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक पूरी फैमिली में सभी लोगों को होता है। अब इसका है जैसे सन एफ्लिक्टेड है, तो इसके फादर हैं, अंकल हैं, भाई है, ऑल यू फाइंड कि सन इज बैडली अफ्लिक्टेड एंड ऑल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। ऑल हैव फादर अंकल एंड ऑल दोस पीपल एक्चुअली। और इसका भी खुद का भी ऐसे ही है, भाई का भी खुद का भी ऐसा है, तुम्हें मालूम है। बट प्रॉब्लम यही है कि सन ज्यादा जब अफ्लिक्टेड होता है ना तो कोई व्यक्ति किसी की सुनता भी नहीं है फिर उस केस में जो है। तो करेंगे नहीं उपाय जो है, बट वन हैज टू सफर। तो नेचुरली अगर पेरेंट्स शुरू से ही अगर टेक केयर करें, शुरू से ही ध्यान रखें, तो नेचुरली हम काफी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं जो है। Sir, sir, I हाँ, want to just make sure about the one point here because Rahu is in sixth house and Ketu is in 12th. So I saw one kundli where was, diagnosis becomes very difficult because of Rahu position in sixth and Ketu is in 12th house. Because at नहीं the end, diagnosis not even, you don't have even rough idea about what the disease is going on. Because देखिए, one, रा, हाँ, राहु केतु की जो बेस्ट पोजीशन है वो 6 एंड 12 में मानी जाए। राहु इन द 6th हाउस एंड केतु इन द 12th हाउस। पहली चीज तो यह है कि राहु जब 6th हाउस में होता है तो ये बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करता है। हम्म, बीमारियों को आप किसी भी केस में देखिए, इससे बेटर पोजीशन नहीं हो सकती राहु की जो है, राहु अगर 6th हाउस में है। बट मेरा मतलब ये नहीं है कि राहु का तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो होगा हॉरोस्कोप में। हम्म, बट जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम आपको बीमारी हुई, उस हम्म, टाइम राहु का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं है या नहीं है उस प्लैनेट से, उस हाउस से। तो हम्म, अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट है तो उस टाइम जो है वो डायग्नोस, या केतु का इन्वॉल्वमेंट है तो उस टाइम डायग्नोस होना डिफिकल्ट होगा, हर समय नहीं। बट राहु जो आप कह रहे हैं कि 6th हाउस में होता है तो डायग्नोसिस मुश्किल होता है, आई डोंट एग्री विद दैट एक्चुअली। Yeah, बट because later on I will share. Last time I shared the one example because that person was not able to diagnose for almost for मैं every time. I mean, मैं and his यही कह रहा हूं कि उस टाइम जो बीमारी वगैरह हुई होगी, hmm, उस टाइम उसका इन्वॉल्वमेंट राहु के साथ होगा, ट्रांजिट होगा या कोई दशा होगी या कुछ इस टाइप का होगा। hmm, बट राहु 6th हाउस में होने से कभी नहीं होता ऐसा। दैट इज द 5th हाउस में होने से तो होता है कभी कभी जो है।
फिफ्थ हाउस में जैसे जिसका भी राहु होता है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा खराब करता है। और आप देखिए, मतलब ऑब्जर्व करके भी देखिए कि जिनका भी राहु फिफ्थ हाउस में होता है, दे हैव वेरी बैड डाइजेस्टिव सिस्टम। आप कुछ भी अगर गरिष्ठ खाना खा लेंगे वो लोग, तो इमीडिएटली प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी ऑलवेज से कि जिनका भी राहु अगर फिफ्थ हाउस में, दे आर नॉट मेंट फॉर ईटिंग गुड फूड एक्चुअली। उन्हें सब वही खाना पड़ता है, खिचड़ी और ये वो सब चीजें जो है। तो जरा सा भी कुछ करेंगे और कोई डायग्नोस नहीं होता उसका। कभी डायग्नोस की पेट में क्या प्रॉब्लम है, कोई आप इलाज करा लीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई आपको बीमारी नहीं निकलेगी। लेकिन सिर्फ राहु जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है इंटेस्टाइन्स में जो है। तो यहाँ तो पॉसिबल है, बट इट इज नेवर पॉसिबल इन द सिक्स्थ हाउस। दिस दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु। सर इस ये पर्टिकुलर जी इस केस में सर व्हाट वी शुड predict sir that whether this 10th house is afflicted देखिए or sun is इसमें, afflicted हाँ or वन 11th sign is परसेंट afflicted sir. देखिए दो चीजें हैं। हम कुछ देश पात्र काल का ध्यान रखते हैं जब प्रिडिक्शन करते हैं। Sir. We have seen his family history, we know about his family, and we know that all had the serious heart problem. And they died at a very young age, I tell you. तो इसको भी वही पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि नीवी तो चलो दूसरी बात है, मेन इज द हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम होगी तो उसका कोई इलाज नहीं है। नीवी का तो कुछ हो सकता है, वो तो वो भी एक एज के हिसाब से होती है। नी प्रॉब्लम हर किसी को तो हो नहीं सकती। बट इमिडिएटली जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा आजकल हो भी रहा है कि बहुत यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। नी वगैरह इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नी तो डायग्नोस हो जाएगा, बट हार्ट अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कुछ नहीं उसका डायग्नोस है जो, बिल्कुल भी। तो और फैमिली को हिस्ट्री को देखते हुए भी हमें यही बोलना पड़ेगा कि हार्ट एलिमेंट होने की प्रॉब्लम है, एंड दैट पर्सन शुड टेक केयर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बचपन मतलब वेरी यंग एज में क्या इनको ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ गई हो सकती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन इस तरीके का बन रहा है इनका? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि राहु इन दिस पोजीशन इज सपोज टू बी द बेस्ट पोजीशन। आधी बीमारियों को तो ये राहु खत्म कर देता है, हम्म। से बेटर पोजीशन नहीं होती। एंड केतु ये मोक्ष का स्थान है, हाँ। और केतु मोक्ष का कारक भी है। तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन। उल्टा नहीं है, उल्टा होने से तो खराब हो जाता है पूरे दिन। राहु अगर यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, तो बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम देता है फिर वो उल्टा है। बट कहीं शोर आ रहा है किसी के यहाँ से। हाँ, गुड। तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु केतु। इससे अच्छी कोई पोजीशन राहु केतु की नहीं होती एक्चुअल में। तो ये बीमारी को कभी बढ़ाता नहीं है या कोई डायग्नोस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बल्कि ये तो बचाता है आपको जो बीमारियों से जो अच्छा है। Yeah, सर, sir. In सिक्स हाउस that में example, राहु है। actually, that हाँ person जी। got many disease related to Rahu, like blood poison was there, cancer was there, many diseases. But he वही was मैंने कहा ना कि हाँ, हाँ, जब हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ, तो ये नहीं है कि राहु यहाँ पर है तो कोई बीमारी नहीं होगी। बट अगर और बाकी भी तो 8 प्लैनेट है ना, correct. उनका उनका इफेक्ट भी तो हमें देखना है। अगर कोई प्लैनेट का इस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि विच क्रिएट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, तो फिर दूसरे एंगल से देखेंगे। बट नॉर्मल केस में मैं बता रहा हूं कि बाकी अगर कुछ नहीं है, तो राहु इन दिस पोजीशन इज सपोज टू बी द बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट। और सर नॉट ओनली राहु बीमारी। सर सर राहु सिक्स हाउस में है और राहु का दशा में भी है ये, जो भी ये पर्सन है। और सिक्स हाउस में बोलते हैं कि राहु रोग ऋण और शत्रु को खत्म करता है। बिल्कुल और बिल्कुल। चूंकि ये राहु के दशा में है, तो इसको तो राहु का जेमस्टोन अगर कोई एडवाइस करे तो वो तो उसको हेल्थ बेनिफिट देगा, उसके डिजीज को कम करेगा। मैंने मैंने अभी पहले सबसे पहले क्या कहा कि जी। सन इज द मेन प्लैनेट हम्म। विच गवर्न्स द वाइटैलिटी इन द बॉडी। उसको मत भूलिए कभी भी जो है, ओके सर। कि सन जब तक वेल प्लेस्ड नहीं होगा, हमारी हेल्थ अपने आप ही खराब रहेगी। और यहाँ इससे ज्यादा एफ्लिक्शन सन का हो सकता है कभी, which itself indicate कि this person cannot have a good health। हम्म। हम सन का जो हमारी बॉडी की लाइफ लाइन है, जो हमारी बॉडी की वाइटैलिटी को गवर्न करता है, वो हमारा जो जितना भी हमारा हार्ट से ब्लड फ्लो होता है उसको गवर्न करता है। तो जब सन इतना ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा तो सच पर्सन कैन नॉट हैव द गुड हेल्थ एक्चुअली। सिंपल सी बात है वो।
और लगन का भी कारक है सर सन। हाँ, नेचुरली लग्न का कारक इसीलिए है कि लग्न इज अवर फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी के अंदर जो भी हमारी वाइटैलिटी है या लाइफ गिविंग है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सन। एंड सन इज सच इन ए बैड पोजिशन हियर। सर वो समझ रहे हैं कि सन बैड पोजीशन में है, लेकिन अगर ये क्लाइंट अगर आएगा तो उसको ये नहीं बोल सकते हैं ना कि तुम्हारा हेल्थ हमेशा खराब ही रहेगा। रहेगा बिल्कुल, क्योंकि सन इज इन ए बैड पोजिशन, कभी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा। सर वो So, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसको ये बात बोलेंगे तो वो तो फिर उसका वो तो बेचारा उसी शौक में चला जाएगा। नहीं, हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम्हारी हेल्थ खराब रहेगी या तुम मर जाओगे। हम उसको ये बता सकते हैं कि अब तुम ये उपाय करोगे, कि क्या ये होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो इसका आप उपाय करिए सो दैट यू हेल्थ रिमेन्स गुड एक्चुअली। so I हम किसी को ये थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारी हमेशा हेल्थ खराब होगी, तुम जाओ यहाँ से। अब डॉक्टर कहता है किसी को? नहीं तो सर इसको उपाय क्या करवाएंगे, सन का करवाएंगे हाँ, कि राहु सन का को स्ट्रॉन्ग कराओ। कर? मेन उपाय इज ऑफ द सन ओनली, और ओके कोई सर। उपाय नहीं है। सर जस्ट क्विक ऑब्जर्वेशन कि अगर हम देखें तो नीच के मंगल की दृष्टि भी है इस पे, तो देखा जाए तो सेपरेटिंग इफेक्ट आ रहा है 10th हाउस पे। बट सर एक ऑब्जर्वेशन है कि 4th हाउस अगर हम भाव बल में देखें स्ट्रांग है एंड सन भी स्ट्रांग है, तो थोड़ा अगर संग की रेमेडी करे तो इम्प्रूव हो सकता है, बेटर ऐसा लगता है। तो व्हाट तो डू यू थिंक? नेचुरली देखिए, रेमेडीज रियली डू ए वंडरफुल इफेक्ट एक्चुअली। अगर आप रेमेडीज करें, शुरू से करें, सीरियसली करें, डेडिकेशन के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें, दे हैव ए मैजिकल इफेक्ट, आई कैन टेल यू। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एंड आई हैव सीन इन माय केस आल्सो, दे हैव ए मैजिकल इफेक्ट। बट आपको सिंसियरली और डेडिकेशन और विश्वास के साथ आपको करनी पड़ेगी। और मंगल यहाँ पर नीच का नहीं है, मंगल का आई डोंट नो, सच ए वंडरफुल हॉरोस्कोप ये वाला। niche bang, there is a नीच niche भंग हो bang. रहा है ये। यस मून एग्जॉल्टेड है। इसका लॉर्ड यहाँ पर है, ये सन योग लगन में आ कारक है। गया। हाँ, सच ए वंडरफुल पोजीशन। एंड दिस बॉय इज ए IITian एक्चुअली, डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT। Sir, but here a fourth house also represent our heart, and sun is aspecting its own Rashi actually. So still we have to look for the sun's affliction. देखिए पूनम जी, ये सन एस्पेक्टिंग इज वंडरफुल, Hmm. बट इसके साथ साथ कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं? Saturn, सैटर्न Ketu, सन, सैटर्न एंड केतु। Ketu. Hmm. तो देयर इज इफेक्ट ऑफ 3 मैलिफिक। जब 3 मैलिफिक किसी भी हाउस को एसोसिएट होते हैं तो दैट हाउस ऑटोमेटिकली गेट्स डैमेज्ड, पूरा का पूरा डैमेज। फिर ये काम नहीं करेगा कि सन देख रहा है, 3 मैलिफिक देख रहे हैं आप, ये कहिए उसको। और जब 3 मैलिफिक किसी भी हाउस के साथ एसोसिएट होते हैं दैट हाउस गेट्स टोटली डैमेज्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर, 3 मैलिफिक का डायरेक्ट एसोसिएशन। अगर सर खाली आपकी सन होता और इसको देख रहा होता, फिर तो हम कहते हैं कि व्हाट यू से इज करेक्ट, कि ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट विल करेगा। बेटर रहता। 4th हाउस हमारे हार्ट का भी हाउस है, और 5th साइन भी हमारे हार्ट का है, तो प्रोटेक्ट करेगा। बट एक मैलिफिक नहीं है, एक सन नहीं है वहां पर, 3 उसके साथ और दुश्मन बैठे हुए हैं उसके। जो सैटर्न की कंबशन है वो क्या इफेक्ट प्ले करेगी सन के ऊपर? हाँ, सैटर्न कंबस्ट है, मतलब सन एंड सैटर्न दे वेरी क्लोज टू ईच अदर। वेर दे वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स पहला, जो फादर से सेपरेशन, इट्स अ बेटर फादर के साथ फादर के साथ सेपरेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द फादर, प्रॉब्लम विद द बॉसेस, प्रॉब्लम विद द अथॉरिटीज। और सन और ज्यादा एफ्लिक्ट हो गया, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम और सीरियस हो जाएगी उससे, जो है ये इफेक्ट होगा उसका जो। सैटर्न कंबस्ट भी होके गड़बड़ कर रहा है ना सर। हाँ, वो भी है बिल्कुल, वो भी। तो एनीवे, व्हाट आई मेंट टू से कि किसी भी प्लैनेट का एफ्लिक्शन देखकर, और इस तरह से कोई भी अगर सीरियस एफ्लिक्शन हो रहा है, तो हम शुरू से ही अगर उस बच्चे को रहना सहना ठीक करें तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो एक अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है इन सब चीजों का, जो है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि द केसेस वी हैव सीन एंड वी हैव ट्राइड एक्चुअली, कि दे हैड ए मैजिकल इफेक्ट। और आपको शायद नहीं मालूम है कि बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम दे कम टू अस ओनली। और इतने सीनियर सीनियर डॉक्टर आते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो इधर ही आते हैं, वो सारे लोग। Sir, here सर we आपने can कहा था see कि that Saturn is weak because of combust, and then Shashi Yoga is not working.
10 हो because जाएगा, इज it's a वेरी वीक combust. ऑलमोस्ट। How it हाँ, can be, इट sir? बिकम्स ऑलमोस्ट नील ही होगा, बिकॉज ये प्लैनेट ही नेगेटिव हो गया। और जब हमने खत्म कहा हो था कि जब कोई भी प्लैनेट कंबस्ट होता है तो उसको हम कोप अवस्था कहते हैं। कोप अवस्था मीन्स कि इट्स ऑल नेगेटिव इफेक्ट एक्चुअली। हम So लोग it उस समय give कुछ you पॉजिटिव more नहीं सोच। more negative effect, more affliction actually because नथिंग। of its combust. करेक्ट करेक्ट, वो भी है। और शश योग का तो हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हाँ, ससयोग ओनली इंडिकेट द Profession. पोजीशन, स्टेटस, जी स्टेटस जी। रिप्रेजेंट करता है। तो एनीवे सर किसी आपने भी। कहा था सर आपने कहा था राहु फिफ्थ हाउस में गिव स्टमक की प्रॉब्लम, तो उसका इलाज क्या होगा? मतलब कि अगर कोई आता है। राहु का उपाय, राहु का उपाय करिए, ओके। सिंपल है। एंड राहु सबसे ज्यादा जो खुश होता है ना, मंत्रों के जाप से होता है। ओके सर। तो और कुछ नहीं कर सकते तो मंत्र का जाप कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द राहु, उससे अच्छी तो कोई रेमेडी नहीं है। एनीवे, तो इसका मतलब यहाँ ये सिंपल आपको दिखाने का पर्पस था कि कोई भी साइन है, कोई भी हाउस है, और कोई भी प्लैनेट है, तो उसका एफ्लिक्शन देखकर वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द डिसीज फ्रॉम विच द पर्सन इज गोइंग टू सफर। अब जब बीमारी हम लोग होती कब है, लेट अस सी दैट फर्स्ट एक्चुअली। दो हाउसेस हैं बीमारी के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं। एक तो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस हमें नॉर्मल जो डिसीज होती है उनको इंडिकेट करता है, और एक है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इंडिकेट करता है जो क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, लिंगरिंग डिसीज होती हैं, जिनका कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर परमानेंट रहता है। तो सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस में ये डिफरेंस है। सिक्स्थ हाउस हमारी कॉमन डिसीज है, नॉर्मल डिसीज है, लेकिन उनका जो क्रॉनिक होना या क्रॉनिसिटी उसकी या कोई लिंगरिंग इफेक्ट होना, वो हमारा एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। और ट्वेल्थ हाउस हम देखते हैं कि व्हेन देयर इज ए लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द डिसीज एक्चुअली, वो हम लोग ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा या लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, वो हम लोग ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। तो बेसिकली जब हम डिसीज के बारे में एनालाइज करते हैं तो तीन हाउसेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक सिक्स्थ हाउस, हमें तीन हाउसेस को देख, सिक्स्थ हाउस को, एट्थ हाउस को, ट्वेल्थ हाउस को, उनके साथ कौन से प्लैनेट हैं, उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, और उसके सिग्निफिकेटर की क्या पोजीशन है। इन तीनों को देखकर वी मेक एन असेसमेंट अबाउट ए हाउस। और बीमारियां जो हैं ये तीन हाउसेस इंडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए ट्वेल्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, एट्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, या सिक्स्थ हाउस अफ्लिक्टेड है। एक तो इनकी वजह से बीमारी हो सकती है कि मान लीजिए सब कुछ ठीक है लेकिन ये हाउसेज अफ्लिक्टेड है। दूसरा होता है कि कोई भी अगर प्लैनेट अफ्लिक्टेड होगा, जैसे अभी हमने देखा सन जो है बैडली अफ्लिक्टेड है, तो कोई भी प्लैनेट अगर जब अफ्लिक्टेड होता है तो उससे रिलेटेड बीमारी होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो एक बीमारी इसकी वजह से भी हो सकती है, या कोई बहुत वीक प्लैनेट है हॉरोस्कोप में। जैसे अभी आपने देखा सैटर्न है, सैटर्न को देखा कि सैटर्न कंबस्ट है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू द सन, डीप कंबस्ट है, तो हम उसको कहेंगे वीक है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब कंबस्ट होता है तो इट बिकम्स ए नेगेटिव प्लैनेट एंड एसोसिएटेड विद ऑल मैलेफिक्स आल्सो। सन है, मार्स है, राहु है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम है सन की वजह से, और सैटर्न हमने कहा ब्लॉकेज देता है, ब्लॉकेज देता है। तो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हार्ट में ब्लॉकेज होगा, हार्ट में ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे जो है। तो एफ्लिक्टेड प्लैनेट, सॉरी वीक प्लैनेट जो होते हैं हॉरोस्कोप में, दे कैन आल्सो गिव द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट प्लैनेट एक्चुअली। और इसके अलावा हम लोग जब डिविजनल चार्ट में देखा था हम लोगों ने कि एक डिविजनल चार्ट होता है जिसको हम साष्ट्यांश
चार्ट कहते हैं, D60 चार्ट हम लोग कहते हैं उसको जो है। और D60 में कुछ क्रूड साष्ट्यांश होते हैं, कुछ सौम्य साष्ट्यांश होते हैं। अगर आप डिविजनल चार्ट की बुक से पढ़ेंगे तो जो भी प्लैनेट क्रूड साष्ट्यांश में प्लेस्ड होते हैं, जो भी प्लैनेट क्रूड साष्ट्यांश में प्लेस्ड होते हैं, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है तभी भी वो प्लैनेट में बीमारी दे सकते हैं जो है, तो उनको भी हमें देखना है। एक होता तो है अवरोही। हम ये जी, षष्टियांश करेंगे यहाँ पे भी डिस्कस नहीं, आने हम लोग वाली नहीं हम क्लासेस लोग में। नहीं करेंगे। दैट इज अ डिविजनल चार्ट। यू माइट बी हैविंग ए बुक ऑन द डिविजनल चार्ट, उसमें आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं कि क्रूड साष्ट्यांश कौन से हैं और जो भी प्लैनेट क्रूड साष्ट्यांश में प्लेस्ड होते ये पढ़ाए जाएंगे हैं। D60? नहीं, D60 हम नहीं पढ़ाएंगे, वो डिविजनल चार्ट है। वो बुक से आप देखो ना, सारे डिविजनल चार्ट बुक में है, डिविजनल चार्ट की बुक में। सर ये फूड सस्टेंस कौन से होते हैं ये? हाँ जी, फूड सस्टेंस कौन से होंगे सर? वो आप पढ़ लीजिए, उसमें D60 चार्ट में जो है वो पता सर लग ये जाएगा कौन आपको। कोई बुक रेकमेंडेड है? आप कोई रेकमेंड करेंगे कोई बुक? नहीं, ऑलरेडी हैव द डिविजनल चार्ट बुक ना, पब्लिश्ड बाय फ्यूचर पॉइंट, मैंने लिखी हुई है, तो उसमें आप देख लीजिए उसमें जो। एक होता है अवरोही प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कि दो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि सन है, सन इज एक्सॉल्टेड इन साइन नंबर 1 एंड सन इज डेबिलिटेटेड इन साइन नंबर 7। तो जब हम 1 से 7 नंबर की तरफ जाते हैं, 1 से 7 नंबर की तरफ जाते हैं, तो हम वी आर गोइंग टुवर्ड द डेबिलिटेशन। तो इसको हम कहते हैं अवरोही प्लैनेट। मतलब जो प्लैनेट 1 से 7 नंबर के बीच में, और जितना क्लोज होता चला जाएगा 7 नंबर से, उतना ही वो अवरोही होता चला जाएगा, उतना ही वीक प्लैनेट हो जाएगा जो है। और एक होता है आरोही प्लैनेट। आरोही का मतलब होता है जब वो डेबिलिटेशन से एक्सॉल्टेशन की तरफ जाते हैं। तो अगर 1 से 7 नंबर के बीच में प्लैनेट है तो नेचुरली हम उसको कहेंगे अवरोही प्लैनेट है। और जो 7 से 1 के बीच में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 के बीच, उसको कहेंगे आरोही प्लैनेट। तो जो प्लैनेट अवरोही हैं, मतलब जो एक्सॉल्टेशन से डेबिलिटेशन की तरफ प्लेस्ड हैं, या जो भी मतलब डेबिलिटेशन के बहुत नजदीक हैं, वो अपनी दशा में वो भी हमें हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उनको भी हमें देखना है। सुरभि जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर, जैसे अभी मयंक जी का ही हम चार्ट देख रहे थे, तो सन के लिए 2 पॉइंट्स जो मैं पूछना चाह रही थी। एक तो सन दिग्बली है क्योंकि वो अपने साउथ डायरेक्शन में बैठा है हाईएस्ट उसमें, और हम्म, आरोही भी है क्योंकि 11 नंबर राशि के अंदर बैठा है। तो मतलब अभी हम वैसे सन को हम जान रहे हैं कि मैलेफिक्स का इफेक्ट है उसके ऊपर भरपूर, पर फिर भी ये 2 पॉइंट्स क्या हम कंसिडर नहीं करेंगे? एक चीज बताइए, इफ देयर इज ए डेड पर्सन, हम्म उसको आप कितना भी इंजेक्शन लगा दीजिए, कितना भी उसको स्ट्रेंथ दे दीजिए, क्या करेगा वो? हम्म उससे क्या एक्सपेक्ट आप करोगे? ऑलरेडी जो मरा हुआ है वो तो जिंदा नहीं हो सकता ना। हम्म जिंदा वही हो सकता है जिसके अंदर थोड़ी जान हो। हम्म सन से इतने से ज्यादा एफ्लिक्टेड क्या हो सकता है, बताओ मुझे। हाँ, वो पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है सर, ठीक हाँ, है। तो हमें वो ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर हमें एक प्लैनेट को जी कि एक बार लोग और कहते हैं कि ये तो। हाँ, कि बोलिए। ये जो आरोही प्लैनेट और अवरोही प्लैनेट हम D1 में देखेंगे या D9 में देखेंगे? D1 में, ऑल व्हाट वी आर सेइंग इज अबाउट D1 D1 ओनली में, है। ठीक है ठीक है। हाँ, D1 में देखना है, क्योंकि मेन जो प्लैनेट का जो पोजीशन है हमें D1 से ही पता लगती है जो है, तो हम D1 चार्ट पे देखेंगे उसको जो है। तो ये जो अवरोही वीक प्लैनेट है। सर जो वीक प्लेनेट है वो शेड्यूल से भी देख सकते हैं हम? शटबल से भी देख सकते हो नेचुरली, या कम्बस्ट है वो भी बताएगा वीक प्लैनेट है, या कोई शटबल में ही बहुत वीक प्लैनेट है तो वो भी नेचुरली उसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा, वीक है, तो शटबल से भी देख सकते हैं लोग। अच्छा, फिर होता है Sir, मारक। in that horoscope, Mars was Avrohi planet because it's in Cancer sign. It's in actually debilitation, even though Nichbanga is there. So can we call it as Avrohi planet for Mars? हाँ, 10 से 4 की तरफ जा रहा है ना, तो ये तो 4 में ही है, नीच का ही है वो, तो टोटली अवरोही है, मतलब जीरो है। वैसे भी अगर हम नीचभंग ना हो तो इट हैज जीरो स्ट्रेंथ, नीच का हो गया ना पूरा जो है, Hmm. So if वीक तो it's हो ही weak गया। so if it's weak in Rupas, then we can sure say that because of Mars, he may also suffer some disease.
if there is no नेचुरली benefit देखिए, as such. हाँ. देखिए पूनम जी, जो हम लोग देखा था कि नीच भंग होकर राजयोग कारक हो जाते हैं प्लानिट, बिल्कुल एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न दे विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। लेकिन जो प्लैनेट का बेसिक नेचर आप चेंज नहीं कर सकते। वो नीच का है, आपने कहा रोई है, तो नेचुरली ब्लड से रिलेटेड या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम दे सकता है, वो जो है वो जो देगा ही देगा जो है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो उसके ठीक मिलेंगे आपको जो है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के 3 प्लैनेट नीच के हैं और तीनों का नीच भंग हो रहा है तो ठीक है, ही मे बी हैविंग ए वेरी गुड पोजीशन, लेकिन उन प्लैनेट का भी नेगेटिव इफेक्ट उसके साथ होगा, उसको आप नहीं रोक सकते जो है। हेल्थ प्रॉब्लम देगा फिर सर वो? जी पूछिए, कुछ बोल रहे हैं आप? अनिल सर नमस्ते, मैं ये पूछ रहा था वो हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा? हैं जी? हेल्थ प्रॉब्लम देगा। क्या कह रहे हैं, दोबारा से बोलिए। हेल्थ क्या प्रॉब्लम कह रहे देगा हैं सर वो? सर पूनम वो जी, कह क्या रहे हैं बोल रहे हेल्थ हैं? हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम प्रॉब्लम। देगा। हाँ बिल्कुल, मंगल इज ए फिजिकल बॉडी, मंगल तो हमारी हाँ, फिजिकल बॉडी है ना, वही हमने कहा कि जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है दैट इज गवर्न बाय द मंगल ओनली, तो नेचुरली हेल्थ प्रॉब्लम तो देगा ही देगा जो है, वो तो तो देगा ही। मंगल वहां मारक भी था, तो देगा ही देगा बिल्कुल। Yeah, हाँ अब so, फिर so if it has benefic association, then problem will be there, but it will on the lower side, but it will be there. Okay. करेक्ट करेक्ट। Sir, it क्या must फिर be है cardiomyopathy type of thing. हैं जी? It must be cardiomyopathy type thing due to हाँ कुछ भी वो Mars आप, and हाँ Sun. बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, यू नो बेटर एक्चुअली, कोई कभी कभी कहा ना कि मस्कुलर सिस्टम है, हार्ट जी, का जो मस्कुलर सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जो आप बता उसको रहे भी हैं। करें। करेक्ट। तो ये अब मारक प्लानिट है, जो हम जानते हैं सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस जो है मारक स्थान है, तो उनके प्लानिट प्लेस्ड हैं, उनके लॉर्ड हैं, प्लानिट एसोसिएटेड हैं, दे ऑल बिकम मारक प्लानिट। तो नेचुरली जब मारक प्लानिट की दशा ऑपरेट होती है उसमें भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी एक हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकते हैं। और तीसरा है लग्नेश, या लग्न अगर वीक हो, जैसे हमने कहा कि सारी आपकी जो हेल्थ का दारोमदार है वो आपके लग्न के ऊपर डिपेंड करता है। लग्न अगर स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लग्न ही अगर वीक है तो लग्न का लॉर्ड है उसकी दशा में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे प्लानेट हमें हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। खाली हम लोग मारक प्लैनेट नहीं कि मारक प्लैनेट है तो मार देगा, मारक प्लैनेट का मारने का नहीं होता है यहाँ पर जो है। मारक मीन्स कि द प्लैनेट विच कैन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ एक्चुअली। जो लग्न चार्ट से हम मारक देखते हैं वो सिंपल एक हमारी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, ये नहीं होता कि मारक मार देंगे वो जो है, बट हेल्थ को डेफिनेटली खराब कर सकते हैं। तो ये सारे प्लैनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम इन द हेल्थ एक्चुअली। और एक से कभी हेल्थ खराब नहीं होती, इनमें से अगर एक का इफेक्ट है तो खराब नहीं होगी, जब इनमें से दो तीन चीजों का इकट्ठा इफेक्ट होता है तब हमारी हेल्थ खराब होती है। दो तीन चीजों का जब इकट्ठा इफेक्ट होता है तब हमारी हेल्थ खराब होती है। एक लग्नेश वीक है या खाली मारक प्लानेट है या खाली अब रोही प्लानेट है, उससे नहीं होगा कुछ भी जो है। इसमें से दो तीन चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं तब हमें बीमार होने की पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज नहीं होती उसके बिना जो है। तो ये बेसिकली जो प्लैनेट है विच कैन कॉज आवर हेल्थ प्रॉब्लम। अब कुछ जनरल रूल्स हैं, वो हमें भी बहुत ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग मेडिकल की बात करेंगे तो वी हैव टू कंसिडर ऑल दोस थिंग्स। चरक संहिता तो खैर वो बुक है एस्ट्रोलॉजी की, मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जिसको, तो कहते हैं कि माइंड एंड द बॉडी, जो बीमारी हमें होती हैं दो ही चीजों से होती है, या तो माइंड है या बॉडी है, मतलब लग्न है या मून है, लग्न है या मून है, इन दो चीजों की वजह से हमें बीमारी होती है। और चरक संहिता कहता भी यही है कि माइंड एंड द बॉडी दे आर द अबॉट्स ऑफ डिसीजेस। बीमारी के जो असली कारण है दो ही हैं, माइंड है या बॉडी है। तो लग्न तो हमारा बॉडी है, लग्न तो हमारा बॉडी है जिसको हम तनु भाव कहते हैं। तो इसलिए लग्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बीमारी के लिए जो है। अगर लग्न हमारा स्ट्रांग है या मून हमारा स्ट्रांग है तो नेचुरली बीमार होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है, या हम कहें कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ जाता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बीमारी को
जज करने के लिए सबसे पहले लग्न और दूसरा मून। अगर ये दो ठीक हैं, नेचुरली यू हैव ए साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड एक्चुअली। फिर नेचुरली बीमारी होने की कोई, क्योंकि आजकल जो बीमारियां होती हैं मून की वजह से भी होती हैं, डिप्रेशन वगैरह जो होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी है, डिप्रेशन है, ये सब मून की वजह से, विच आर वेरी सीरियस डिसीज नाउ डेज। तो मून और लग्न को हमें हमेशा देखना है, और लग्न और मून जिसका भी अगर वेल प्लेस्ड है तो उसको बीमारी होने की संभावना जो है वो अपने आप कम हो जाती है। और लग्न में सिर्फ D1 का ही नहीं देखना, कहते हैं कि लग्न ऑफ D9 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें जो बेसिक स्ट्रेंथ प्लैनेट की होती है वो लग्न चार्ट से होती है, लग्न चार्ट से। तो अगर लग्न D1 में स्ट्रांग है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर D9 में लग्न वीक है तो वो जो स्ट्रेंथ है जो लग्न में इंडिकेटेड है उतनी कम हो जाएगी। लेकिन अगर लग्न में D1 चार्ट में लग्न बहुत वीक है, एफ्लिक्टेड है, फिर D9 कुछ नहीं करेगा, फिर वो एफ्लिक्टेड ही रहेगा। तो दो चीजें हैं कि हमें जो लग्न देखना है या मून देखना है, दोनों वो हमें लग्न चार्ट में भी देखने हैं, नवांश चार्ट में भी देखने हैं। लेकिन अगर लग्न में ये दोनों वीक हैं, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस और तो मून, थोड़ा फिर नवांश कोई। वॉइस हाँ, कम आ रही है सर, वॉल्यूम बढ़ा। कम आ रही है वॉइस आप? थोड़ी सी। अच्छा चलिए मैं 1 मिनट देखता हूँ थोड़ा सा और। हम्म। तो कहने का अर्थ ये था कि जो दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं बीमारी के लिए वो लग्न है और मून है। और लग्न और मून हमें लग्न चार्ट में भी देखना है और D9 में भी देखना है। और मैंने ये कहा कि अगर लग्न चार्ट में या D1 चार्ट में लग्न और मून एफ्लिक्टेड हैं तो वो एफ्लिक्टेड ही रहेंगे, फिर उनका कुछ आप उपाय नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में बोथ आर वेल प्लेस्ड, लेकिन नवांश में एफ्लिक्टेड है, नवांश में एफ्लिक्टेड हैं, तो वीक हो जाएंगे फिर वो। या मैं कहूँ कि D1 चार्ट में नॉर्मल है लेकिन नवांश में अच्छे हैं तो उनको और स्ट्रेंथ मिल जाती है। बट नवांश बेसिक में स्ट्रेंथ हमें। नवांश में हाँ, लग्न देखेंगे ना सर, लग्न ठीक है कि नहीं सर? हाँ, लग्न एंड मून दोनों। जब मून। हम लग्न और मून की बात कर रहे हैं, हमने कहा ना कि माइंड एंड बॉडी दे आर द अबॉट्स ऑफ डिसीजेस। सर तो लग्न और मून हमें दोनों लग्न चार्ट में भी देखने हैं और नवांश चार्ट में भी देखने हैं। मैंने यही कहा आपको कि अगर लग्न में वीक है, एफ्लिक्टेड है दोनों, फिर नवांश कोई हेल्प नहीं करेगा हमें। लेकिन लग्न में अगर वेल प्लेस्ड हैं और नवांश में वीक हैं तो वीक हो जाएंगे। या लग्न में उनकी पोजीशन मीडियम है लेकिन नवांश में बहुत अच्छी है तो और स्ट्रांग हो जाएंगे वो। कहने का अर्थ ये है जो है। तो इसलिए लग्न और मून दोनों की पोजीशन हमें अ, लग्न चार्ट में भी देखनी है और नवांश चार्ट में भी देखनी है। और खास तौर से जो हम लोग पढ़ेंगे भी, जब लोग आगे डिस्कस करेंगे, कि जो 64th नवांश की बात की थी हमने, उसको हम खर नवांश कहते हैं। और नॉर्मली पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो लग्न से 64th नवांश। लेकिन अब क्योंकि हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द 64th नवांश फ्रॉम द मून। कि मून से जो 64th नवांश है उसके साथ किन किन प्लैनेट का एसोसिएशन है। और जो भी प्लैनेट मून से 64th नवांश के साथ एसोसिएट होते हैं उनकी दशा में भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और जिनको नहीं मालूम है, जस्ट मैं बता दूं आपको कि 64th नवांश हमें देखना कैसे है। जैसे ये लग्न चार्ट है, हमने इसका नवांश चार्ट बनाया, तो मून जहां भी है, जैसे लग्न है उससे फोर्थ पोजीशन ही हमारा 64th नवांश लग्न से हो गया। बट बाई चांस यहाँ पर मून से भी ये फोर्थ है, तो मून से भी 64th नवांश जो है वो यही प्लानेट होगा हमारा, यही हमारा हाउस होगा। तो इसके साथ जो भी प्लानेट एसोसिएटेड होते हैं, दूसरा ले लेते हैं 64th नवांश के लिए, ये है यहाँ पर। तो मून कहाँ है? मून ये है यहाँ पर। तो मून से हमें 64th नवांश देखना है, तो मून से जो फोर्थ हाउस है नवांश चार्ट में, दैट इज 64th नवांश, 64th नवांश। और इसके साथ जो भी प्लैनेट एसोसिएटेड होंगे, तो जुपिटर एसोसिएटेड है
और तो कोई नहीं है, तो जुपिटर एसोसिएटेड है। तो जुपिटर से संबंधित भी बीमारी इस व्यक्ति को हो सकती है। एंड जुपिटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर डायबिटीज, हम एक्चुअली। तो उस टाइप की वीनस को नहीं कंसिडर करेंगे सर यहाँ पे, क्योंकि इस हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा सारे प्लैनेट जो एसोसिएटेड हैं, जो यहाँ पर हैं, इसका लॉर्ड है। और वीनस और जुपिटर दोनों ही डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम देखेंगे भी। तो नेचुरली सर हम कह इसमें सकते हैं कि सर ये हाँ। भी देखेंगे, इसमें सैटर्न और मार्स का भी वीनस से नहीं, वो कनेक्टेड है उसका, तो मानेंगे नहीं। हाँ, वीनस को देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है कि ये वीनस, ये सैटर्न और मार्स भी एसोसिएट हो जाते हैं, लग्न के लॉर्ड को देख रहे हैं, तो ये भी इन्वॉल्व है इसके अंदर जो है। तो ये सारे प्लैनेट जो मून से 64th नवांश के साथ एसोसिएट होते हैं, तो उनकी जब दशा ऑपरेट होती है, उस टाइम भी हमें उस प्लैनेट से रिलेटेड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये हम लोग नवांश चार्ट में 64th नवांश सर मून सिक्सटी से फोर देखते हैं। 64 नवांश की राशि जहां पड़ती है उसका लॉर्ड देखना पड़ेगा या कैसे देखेंगे? ये जो यहाँ से मून है ना, जहाँ भी है जी, नवांश चार्ट, यहाँ से वो मून से आप लिब्रा आ रहा है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस देख लीजिए आप, ये वाला जी, लिब्रा आ रहा है। लिब्रा। तो इस हाउस के साथ जो भी प्लैनेट एसोसिएटेड है, इस हाउस के साथ, इस हाउस के साथ कौन से प्लैनेट एसोसिएटेड, इसका कोई देख लॉर्ड। तो रहा है, कोई जुपिटर देख रहा है इसको एक तो। जी। इसका लॉर्ड वीनस है, जी। सेकंड प्लैनेट वीनस हो गया। और वीनस को ये दो प्लैनेट देख रहे हैं, शनि और मंगल। जी वो। तो हम कहेंगे कि इस हाउस के साथ या मून से जो 64th नवांश है उसके साथ चार प्लैनेट का एसोसिएशन है। जुपिटर है, वीनस है, शनि है और मार्स है, सैटर्न एंड मार्स है। तो ये सर जब सर राहु So भी that माना is जाएगा। true, but Saturn and Mars won't come because it's aspecting their Lord. So हाँ Lord हाँ, तो position एसोसिएट हो गया ना इस हाउस, is not good. इस हाउस हाँ. इस हाउस, हाँ, इस हाउस के साथ एसोसिएट हो गए, इस हाउस के साथ। What I'm saying कि all those planets which are associated with the 64th Navans from the moon, they can also give health problem when their dasha operates. No, it's making Right? Venus in malefic association. That I agree, but it's not No, 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 directly. no, 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 no. It's not a question of malefic or benefic. What I'm saying कि मून से 64, वो आप छोड़ दीजिए, जो लग्न से हमने कहा था 64th नवांश में जब मेलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, वो चीज नहीं है यहाँ पर। What I'm talking is the medical astrology, and medical astrology में अब लग्न से नहीं देखना है, हमें सिर्फ वो ये देखना है कि मून सर से इसमें 64 में कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है। सर इसमें जैसे और सैटर्न सैटर्न मार्स और वीनस और जुपिटर एसोसिएट, जुपिटर, तो इनकी चार जब प्लैनेट। भी अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा आएगी, इनकी एडी एमडी पीडी में ही प्रॉब्लम आएगी। नहीं नहीं नहीं, फिर आप हाँ जी। प्रत्यंतर हाँ दशा की बात मत करिए। हाँ दशा चलिए अंतर ठीक है। दशा में से हमें हाँ एक जी। प्लैनेट के रिजल्ट मिलते हैं। तो हाँ जब जी। भी उसकी दशा ऑपरेट हो रही है जिसके रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, जुपिटर हो, वीनस हो, सैटर्न हो, मार्स हो, उस दशा में भी प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है, ये है। एमडी एमडी एडी में महादशा में और अंतर्दशा में। महादशा अंतर दशा में जो भी स्ट्रॉन्गर हाँ प्लैनेट जी। होता है वो हाँ दशा जी। ऑपरेट होती है, तो वो हमें देखना है उसमें जो है। सर इसमें राहु तो भी माना जाएगा सर। राहु कहाँ देख रहा है इसको, हैं? राहु थोड़ी एसोसिएट है। चार प्लैनेट ही तो हैं, जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, मार्स सर है। जैसा राहु ये कहाँ जुपिटर के उसमें बैठा हुआ है पाइसेस में, तो ये कनेक्टेड माना जाएगा कि नहीं? है? नहीं, ऐसे थोड़ी कोई, ऐसे तो सारे ही कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। हमारा डायरेक्ट एसोसिएशन विद दिस हाउस। ओके हम ऐसे तो नहीं कि जुपिटर इसकी राशि में है तो इसको भी सारे एस्पेक्ट, उसको भी हम कंसिडर कर, ऐसा नहीं। ठीक। ओनली थिंग टू सी इज कि कौन से प्लैनेट इस हाउस के साथ एसोसिएटेड है, सिंपल सी बात है। जब आप उसमें आप कॉम्प्लिकेट मत करिए उसको जो है। तो सर मून से जो, हाँ, एक डाउट था सर। सर जनरली 64th नवांश तो हम 8th हाउस में नहीं देखते थे दैट प्लेनेट, और या फिर ये नवांशा में चेक कर रहे हैं इसलिए फोर्थ देख रहे हैं? नहीं सुमित जी, जो 64th नवांश होता है वो 8th हाउस का जो नवांश होता है वही होता है, आपकी ओके बात बिल्कुल ओके। ठीक है। तो 8th हाउस की जो राशि है उसी का एक नवांश होगा। राइट। और कौन सा नवांश होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द नवांश ऑफ लग्न और मून। बट यहाँ से हमने डायरेक्टली नवांश चार्ट से, हमें लग्न से अगर 64th नवांश देखना है तो लग्न से 4th हाउस देख लीजिए, मून से 64th नवांश देखना है तो मून से 4th हाउस देख लीजिए, शनि से 64th नवांश देखना है तो शनि से। ये हम तो ये D9 है में देखेंगे डायरेक्ट। D9 में ओके मून से जो चौथा घर है उसके साथ जो भी प्लैनेट एसोसिएटेड हैं उनकी ओके दशा में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके ओके।
अच्छा, अब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। D3 चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, दृष्टांत चार्ट जिसको हम बोलते हैं। और हम देखेंगे दृष्टांत चार्ट की मदद से वी कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे किस तरह से करेंगे, तो हम D3 चार्ट का भी इस्तेमाल करेंगे बीमारी के लिए, टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें बीमारी आज होने पढ़ाया की जाएगा। संभावना। हाँ, पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग D3 D6 दोनों पढ़ेंगे। और एक चार्ट हम लोग और यूज करते हैं जिसको हम D6 कहते हैं, सस्टांस चार्ट, जो कि एक राशि का छठा हिस्सा होता है। एक सस्टांस 5 डिग्री का होता है। और इससे दो चीजें हम लोग देखते हैं। एक तो बीमारी किस प्लैनेट से संबंधित होगी, और दूसरा एग्जैक्ट मारक प्लैनेट कौन से। अब ये जो लग्न में हमने मारक देखे थे, वो तो ये था कि दे में स्पॉइल योर हेल्थ, दे में हैव ए बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। लेकिन जो डेथ कॉजिंग प्लैनेट है वो हम D6 से देखते हैं, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके अलावा एक चार्ट और है D30, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। और जब हम जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम वगैरह जो है, वो कैसे हम लोग देखते हैं D30 चार्ट से, उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जब जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, कहते हैं केंद्र और त्रिकोण हाउसेस में अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, केंद्र और त्रिकोण हाउसेस में अगर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है, तो दैट इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ गुड हेल्थ, दैट इज सपोज टू बी गुड फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, केंद्र और त्रिकोण हाउसेस में। और सैटर्न का भी रोल है। तो कहते हैं कि सैटर्न अगर 8th हाउस के साथ एसोसिएट होता है, तो दैट आल्सो प्रोटेक्ट अवर लॉन्गेविटी, मतलब वो भी हमारी बीमारी से बचाता है या लॉन्गेविटी को प्रोटेक्ट करता है। तो केंद्र और त्रिकोण हाउस में बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन इज सपोज टू बी गुड फॉर द हेल्थ। और एक सेटर्न इन 8th हाउस है एसोसिएटेड। हाँ, कारक है ना 8th हाउस का लॉन्गेविटी का। 8th हाउस में हो भी या एसोसिएट भी कर रहा हो तभी भी प्रोटेक्ट करेगा उसको जो है। ओके सर। और क्रिस्टाई हाउसेज हमने देखे थे, 3rd 6th एंड 11th हाउस। क्रिस्टाई हाउसेज कहते हैं कि क्रिस्टाई हाउसेज में मेलिफिक प्लैनेट का प्लेस्ड होना अच्छा माना जाता है। क्रिस्टाई हाउसेस में नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट का होना अच्छा माना जाता है। और जितने भी मेलेफिक प्लैनेट होंगे क्रिस्टाई हाउसेस में, उतनी ही हमारी जो इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी या रेजिस्टेंस टू डिसीज जो है वो अच्छा होगा। तो केंद्र और त्रिकोण में तो बेनिफिक प्लैनेट, लेकिन क्रिस्टाई हाउसेस में मेलेफिक प्लैनेट। फिर मून की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये कहते हैं कि जो आत्मकारक प्लैनेट होता है, और पर्टिकुलरली जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से हम देखते हैं, हमने जब किया था आत्मकारक प्लैनेट, तो जो प्लैनेट जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है, और राहु केतु का जो कंपैरिजन पर्पस के लिए डिग्री हम 30 में से माइनस करके देखते हैं, तो जिस प्लैनेट की भी डिग्री सबसे ज्यादा होती है दैट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो राहु कहते हैं कि केतु हटा अगर, देते हैं सर इसमें। हाँ जी, राहु केतु हटा देते हैं ना सर इसमें से। मैंने कहा कि राहु केतु की डिग्री 30 में से माइनस करके देखते हैं उस पर्पस के लिए। हाँ, तो जिसकी भी डिग्री हाईएस्ट है, तो दैट बिकम्स द आत्मकारक प्लैनेट एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो कहते हैं कि अगर आत्मकारक प्लैनेट एफ्लिक्टेड होता है, तो दैट में आल्सो बी एक कॉज ऑफ इल हेल्थ और द अनसाउंड हेल्थ एक्चुअली। तो आत्मकारक प्लैनेट को भी हम लोग देखेंगे। और अभी हमने कहा कि 6th हाउस बीमारी का हाउस है, और ज्योतिष में जो प्रिंसिपल है भगवती भवम, तो 6th से 6th हाउस भी हम बीमारी के लिए देखते हैं। और 6th से 6th हाउस 11th हाउस होता है। और 6th हाउस तो बीमारी देता है, और 11th आपको बताएगा अबाउट द रिकवरी फ्रॉम द डिसीज, ठीक होने की क्या संभावना है, ठीक होगा या नहीं होगा, दैट विल बी टोल्ड बाय द 11th हाउस। ठीक है। और 6th हाउस से 12th हाउस होता है फिफ्थ हाउस तो बीमारी को खत्म करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6th हाउस हमारा बीमारी का हाउस है, लेकिन जो 5th और 11th हाउसेस हैं, 5th और 11th हाउस, तो दैट इंडिकेट द रिकवरी पावर फ्रॉम द डिसीज, या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, या डिसीज से हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को छोटी सी बीमारी होती है और वो
मतलब प्रोलॉन्ग करती है, वो लिंगरिंग रहती है। और कुछ लोगों को सीरियस प्रॉब्लम भी होती है, जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी या रिकवरी एंटायरली डिपेंड्स ऑन द 5th and 11th हाउसेस। कि अगर बीमारी है भी तो आपकी रिकवरी पावर या इम्यूनिटी क्या है, वो हम लोग 5th और 11th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस मैंने कहा कि क्रॉनिक डिसीज का है, मोड ऑफ डेथ भी है, या कोई बॉडी के अंदर जैसे कोई कभी कभी डिसेबिलिटी हो जाती है, वो भी हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। और कभी कभी जैसे कोई ऑपरेशन होना है, या कोई क्रॉनिक डिसीज है, या कोई फैटल डिसीज है, इनक्योरेबल है, वो हम सब 8th हाउस से देखेंगे। और 12th हाउस से हम लोग लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हम लोग देखते हैं। तो 12th हाउस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है हमारी सफरिंग से जो है। तो हम देखेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे कि जब 6th 8th और 12th हाउसेस के लॉर्ड कहीं ना कहीं मारक हाउस से रिलेट हो जाते, मारक प्लैनेट से रिलेट हो जाते हैं, तब उनकी दशा में भी हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है। जब 6 8 12 हाउसेस के लॉर्ड कहीं ना कहीं मारक प्लैनेट के साथ एसोसिएट होते हैं, वो भी हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम हमें दे सकते हैं। और खास तौर से कहते हैं कि अगर 8th हाउस के साथ मंगल और राहु केतु एक्सिस का एसोसिएशन, 8th हाउस के साथ मंगल और राहु केतु का एसोसिएशन हो, तो ये सारी जो हमारी मिस कैरेजेस हैं, पाइल्स हैं, फिस्टुला है, या पेरिनेल सर्जरी है, उसका इंडिकेशन देता है एक्चुअली। तो ये सब बीमारियां अगर 8th हाउस के साथ मंगल और राहु केतु एक्सिस का एसोसिएशन हो। और इसके अलावा जो 8th हाउस के साथ अगर बहुत ज्यादा प्लैनेट एसोसिएट हो जाते हैं, कई हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि 8th हाउस के साथ बहुत सारे प्लैनेट एसोसिएट होते हैं। हमने देखा भी था शायद अमिताभ बच्चन वगैरह का हॉरोस्कोप जो है। तो 8th हाउस के साथ बहुत ज्यादा प्लैनेट का एसोसिएशन भी ठीक नहीं माना जाता। तो दैट आल्सो इंडिकेट प्रोनेस टू द डिसीज, कि उसके हमारे जो डिसीज बढ़ने की संभावना या डिसीज मेरे होने में की भी है सर, संभावना। बहुत सारे। हाँ जी। मेरे में भी है सर, 3 प्लानेट है सर। हाँ, तो उससे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और खासतौर से अगर मैलिफिक प्लैनेट है वहां पर, तो बीमारी और सीरियस हो जाती है, और ज्यादा खराब हो जाता है। बट इवन अगर बेनिफिक प्लैनेट भी हैं, तो दैट आल्सो एनहांसेस द प्रोनेस टू द डिसीज एक्चुअली। और दूसरा ये है कि उपचय स्थान है 6वां भाव। और हमने देखा था कि उपचय स्थान में मेलिफिक, नेचुरल मेलिफिक इज सपोज टू बी बेटर देन ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। और 6th हाउस में इसीलिए अगर नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो दैट इज सपोज टू बी गुड फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। बट मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन मतलब एक का एसोसिएशन है। बट जैसे ही अगर 2 3 का मेलिफिक का एसोसिएशन है, फिर डैमेज हो जाता है पूरा का पूरा जो है। तो 8th हाउस में मान लो मंगल है, शनि है, राहु है, तो दैट इज सपोज टू बी वेरी गुड, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इल हेल्थ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अगर आप मेलेफिक वहां बैठा देंगे छठे घर में, जो है वो डेंजरस हो जाएगा। कि एक से ज्यादा नहीं, एक है तो ठीक है एक्चुअली में। Now, और in 11th house, if there's a malefic planet associated, like Rahu, Ketu, or uh, any other, so the recovery power will decrease or it या will. डिक्रीज, इट विल डिक्रीज अगर मेलेफिक है। तो इट मीन्स कि जो इम्यूनिटी है या जो रिकवरी पावर है वो डिक्रीज हो जाती है हमारे। 5th और 11th हाउस से हम रिकवरी पावर देखते हैं। तो नेचुरली अगर बेनिफिक के साथ एसोसिएट होगा, तो रिकवरी पावर अच्छी होगी हमारी। तो जब हम मेलिफिक्स इन 6th हाउस कह रहे हैं तो उसको जो एक्सपेक्ट करें वो भी काउंट करेंगे? हाँ, एस्पेक्ट इज आल्सो गुड एक्चुअली, बट एक ही, ना कि नॉट मोर देन वन एक्चुअली। ओके। और वैसे भी जैसे ही कहा कि मंगल और शनि तो कारक ही हैं 8th हाउस के। तो कारक अगर एस्पेक्ट करेगा तो खराब नहीं होता। राहु हमने देख ही लिया कि अच्छी पोजीशन, इवन शनि सपोज टू बी वेरी गुड इन द 6th हाउस, वो भी अच्छा माना जाता है, वो भी खराब नहीं माना जाता जो है। तो इस तरह से अगर नेचुरल मैलिफिक का एसोसिएशन होता है 6th हाउस के साथ, तो दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इल हेल्थ एक्चुअली। और कहते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि 8th हाउस से हम डिसेबिलिटी भी देखते हैं। डिसेबिलिटी कि बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं होगी,
वो भी हम 8th हाउस से, और 8th हाउस के साथ अगर बहुत सारे मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है तो वो भी इंडिकेट करता है कुछ डिसेबिलिटी, या जैसे क्रॉनिक है, इनक्योरेबल डिसीज है, और ये एक सेपरेटिंग टेंडेंसी भी देता है हमारे, तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट रिमूव होना, एम्प्यूट होना, या कोई डिसेबल्ड हो जाना, दैट आल्सो बी सी फ्रॉम द 8th हाउस। तो 8th हाउस के साथ अगर बहुत सारे मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, ज्यादा मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो दैट आल्सो इंडिकेट आइदर ए सीरियस क्रॉनिक डिसीज और सम डिसेबिलिटी इन द बॉडी एक्चुअली। तो ये Eight, सब चीजें हम लोग। excuse me, sir. हाँ। Eighth में, sir, हाँ बोलो। suppose there are two malefics and one benefic. Then how does it matter? हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं। Suppose दो malefic हैं और एक benefic है, सर, हाँ। eighth में. एक नेट इफेक्ट हम देखते हैं हर चीज का जो है, Okay. कि कंबाइंड इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, उसी हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करने हैं हर चीज में। ऐसे नहीं कि दो बेनिफिक एक मैलिफिक, नेट इफेक्ट क्या है और कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, वो हमें देखना है, उसी हिसाब से आपको प्रिडिक्शन करने हैं। बट खासतौर से जैसे जुपिटर वगैरह का जब एसोसिएशन हो जाता है या जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाता है, तो फिर हमें काफी प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक तरह से डिवाइन ब्लेसिंग मिल जाती है, तो उस केस में तो काफी प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट किसी भी हाउस को एग्जामिन करने के लिए यू हैव टू सी द नेट इफेक्ट ऑन दैट हाउस एक्चुअली। और खाली हम प्लैनेट ही नहीं देखते, उसका लॉर्ड भी देखेंगे, उसका कारक भी देखेंगे, तब जाकर हम लोग एक असेसमेंट कर पाते हैं अबाउट ए हाउस। Sir, here you are talking about benefic planets means natural benefic planet. But suppose if it's a by default it's a lord of 12th house, then we will not consider it as a good planet. No, even though it's a natural benefic. नेचुरली वीक हो जाएगा, इट्स लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस। और हमने कहा भी था कि जो त्रिक हाउस के लॉर्ड होते हैं दे आर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स। Benefic. Hmm. हाँ, तो वो नेचुरली अगर कोई भी प्लैनेट 6 8 12 का लॉर्ड हो जाता है तो फंक्शनल मैलिफिक तो हो ही जाता है। So if it's suppose it is a moon or suppose it is the Venus, so even though it's a natural benefic and aspecting 8th house, still it's not good because it's a lord नहीं of नहीं नहीं 12th नहीं house. नहीं 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 नहीं, अगेन यू आर कंफ्यूज। जुपिटर मान लीजिए 12th हाउस का लॉर्ड है, Hmm. तो जुपिटर बिकम्स ए वीक प्लैनेट, कि जब Hmm. जुपिटर की दशा ऑपरेट होगी तो Hmm. रिजल्ट हमें उतने Aus- अच्छे नहीं हाँ. मिलेंगे। Hmm. लेकिन एस्पेक्ट को हम पॉजिटिव ही मानेंगे उसको। Okay. एस्पेक्ट हम नेचुरल का देखते हैं ना कि फंक्शनल का देखते हैं, Hmm. कि जुपिटर का एस्पेक्ट है गुरु का है तो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, खराब नहीं करेगा वो। Okay. बट वो प्लैनेट वीक हो जाएगा, मतलब उसकी Hmm. जब दशा ऑपरेट होगी तो नेचुरली रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। सर लग्नेश और जो सस्टेश का जो लॉर्ड अगर एक है वीनस, हम्म हम्म तो वो वीक होगा या बेटर नहीं होगा? वीक नहीं होता, हमने ये कहा था कि लग्न का लॉर्ड जो होता है, लग्न का लॉर्ड दैट इज ऑलवेज ए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट इवन इफ इट इज अ लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस। Yes. Sir, even if it is with Markesh, is second house lord. पूनम जी मार्केश होगा तो हेल्थ ही तो खराब करेगा ना, और तो कुछ नहीं करेगा वो। हाँ, I'm वो talking from health point of view. हाँ, I mean. हाँ वो ठीक है, तो बट लग्न का भी लॉर्ड है। अभी लग्न का लॉर्ड लग्न जे हमारा योग कारक स्थान है, हम्म फिर मारक प्रिवेल नहीं करता, फिर वो लग्न प्रिवेल करता है। हम्म लग्न जो है वो सुपरसीड कर देता है अबाउट द इफेक्ट, बैड इफेक्ट ऑफ अदर थिंग्स एक्चुअली। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि लग्न में वीकेस्ट प्लैनेट भी अगर प्लेस्ड होता है, you can expect something from that planet because by virtue of its position it becomes a strong position, actually very strong position. So if it's a So second lord is a Markesh, suppose in D1, so it's a hmm, conjunction of first lord and second lord, then it's a little bit better position of Markesh, we can say, because it's with correct, Lagna. हाँ इट्स विद द लग्ना, तो इट विल नेचुरली वो खराब नहीं करेगा बल्कि उसको प्रोटेक्ट करेगा। और आप जानते हो फर्स्ट और सेकंड का एसोसिएशन, तो इससे बेटर क्या धन योग हो सकता है वो। हाँ, सर ये जैसे लियो लग्ना में तो मून तो 12th लॉर्ड हो गया, तो वो फंक्शनल मेलेफिक ही होगा हमेशा। नेचुरली बिल्कुल, अनलेस एंड अनटिल की उच्च का ना हो या अपनी राशि में ना हो,
अपनी राशि में तो होगा ही नहीं उसका, अगर वहीं बैठा हुआ है 12th हाउस में तो ठीक है, या सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड हो, नवांश में वर्गोत्तम हो, तो वो पोजीशन अलग हो जाती है। बट नॉर्मल केस में व्हाट यू से इज करेक्ट, कि नॉर्मल केस में वो फंक्शनल मैलेफिक ही होगा। अनिल सर, ये वीकली क्लास होगी या 2 टाइम्स? नहीं नहीं, एक ही दिन होगी ना, ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे विल हैव दिस क्लास। और नेक्स्ट ठीक है। टाइम हम लोग डिविजनल चार्ट का रोल डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग 4 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, डी हाँ थ्री जी। D6 D9 और D30, अपने जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो है, तो उसको हम देखेंगे किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। Sir, तो आपकी बुक्स do जैसे we लेनी need हो to तो select the sorry? एक एक जना, हाँ। जी सर, जैसे आपकी बुक लेनी हो डिविजनल चार्ट्स के ऊपर, तो फिर वो मीना जी से कांटेक्ट कर लें या कैसे? हाँ, वो सब आप उन्हीं से करिए। ठीक है यू हैव टू कॉल। Sir, here we need to ask only question about health or previous levels also, because I was prepared with this questions and नहीं now नहीं पूनम जी, लेट अस रेस्ट्रिक्ट टू हेल्थ ओनली इन दिस क्लास, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो बहुत सारी चीजें कवर भी करनी पड़ेंगी। तो लेट्स, बाद में आप कभी पूछ सकते हैं, बट इन दिस क्लास लेट्स रेस्ट्रिक्ट टू हेल्थ ओनली। okay, सर fine. लगन लॉर्ड एंड 12th का लॉर्ड अगर इकट्ठा होगा तो क्या वो कुछ बेटर, मतलब बिकॉज लगन में है तो वो कुछ बेटर हो जाएगा अगर 12th का लॉर्ड लगन के साथ ही है, जैसे मैंने अभी कहा था आपने कि बोला। देखिए, लग्न का लॉर्ड और 12th का भी लॉर्ड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, दैट प्लैनेट इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिट। बट एक चीज है कि जब फर्स्ट और सेकंड हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फर्स्ट और 12th हाउस का, फर्स्ट का लॉर्ड 12th में हो, 12th का लॉर्ड फर्स्ट में हो, तो इट में एट वन स्टेज ऑफ लाइफ मे गिव ए सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। नॉट रिलेटेड टू हेल्थ बट फाइनेंशियल नहीं प्रॉब्लम। नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या लग्न का लॉर्ड हो गया तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, वो खराब नहीं करेगा कभी भी जो है। सर क्लास क्या एवरी ट्यूसडे रहेगी? जी जी, एवरी ट्यूसडे। नॉट ओके, आई थॉट सर ट्वाइस। हम लोग हाँ ऑटो जी, डिजेनरेटिव डिसीजेस भी डिस्कस करेंगे, वो भी जैसे करेंगे। हाँ हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह जैसे। ठीक है। थोड़ा सा जैसे जो जेनेटिक और डिसऑर्डर होते हैं, डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म वगैरह, वो करेंगे हम लोग जो है। सर एक वो जो क्वेश्चन था। कोर्स में आपको लिखा हुआ है ना, जो भी सिलेबस में आपके लिखा हुआ, वही सीरियल वाइज हम उसी को कवर करेंगे। सर एक क्वेश्चन था, जैसे जी, 12th हाउस में शनि है और नीच का वक्री है, तो वो मैलेफिक होगा या फिर किसमें चेंजेस होंगे? नहीं, 12th हाउस में शनि होने से कुछ वो डिसाइड नहीं कर सकते हम कि बेनिफिक होगा मैलिफिक होगा। वी हैव सीन एंटायर हॉरोस्कोप, और जो रूल हैं हमारे डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा मैलिफिक है, वी हैव टू अप्लाई दोस। खाली प्लेसमेंट होने से नहीं होता कोई कि ये फंक्शनल बेनिफिक है या मैलिफिक है। ओके, 12th हाउस में डिपेंड तब भी देखना पड़ेगा इस पे। करेक्ट करेक्ट, या ओके। चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वी विल कंसिडर द रोल ऑफ डिविजनल चार्ट्स की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे।